मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम आप लोगों को ऐसे भाइयों से मिलाने जा रहे हैं जो हमारे बीच ही रहकर दरोगा बन गए हैं। तो दरोगा बनने में, वहाँ तक पहुँचने में क्या क्या कठिनाइयाँ हुई, क्या क्या परेशानियाँ हुई, उसके बारे में जानेंगे। तो उनसे जानेंगे कि उनके बीच यहाँ तक, इस पोस्ट तक पहुँचने में, दरोगा तक पहुँचने में किस तरह की तैयारी किए थे, क्या क्या स्ट्रेटजी रही थी, किस तरह मॉक टेस्ट लगाए थे, कितने घंटे पढ़ते थे, ये सब सारे क्वेश्चन के जवाब जानेंगे, सुनेंगे। तो आइए सूरज जी, नमस्कार, आपको मेरे चैनल पर जी स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले हम अपने सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग, अगर शाम में देख रहे हैं तो गुड इवनिंग कहना चाहेंगे। और आप लोग भी अपने पढ़ाई को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। और आप लोग जैसा कि जान रहे होंगे, 452 वैकेंसी जो इस बार आई थी उसमें मेरा RPFSI का हम्म। मेरिट लिस्ट आ चुका है और इसमें मैं RPFSI दरोगा बन गया हूँ। और आप लोगों के बीच हम अपना स्ट्रेटजी को शेयर करेंगे कि आप लोगों को किस तरीक़ा से अपने तैयारी को चलानी चाहिए आगे। इस बारे में सोनू जी हमसे कुछ सवाल करेंगे और मैं उनका जवाब आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आइए, तो अब हम क्वेश्चन पूछते हैं सूरज जी से। तो आप पहले आरपीएफ दरोगा एसआई का सिलेबस बताइए, क्या क्या है। सिलेबस की अगर बात रही RPFSI की, तो इस बार जो 2024 में वैकेंसी आए थे तो उसमें 120 टोटल क्वेश्चन थे, 1.5 घंटा का। उसमें 35 मैथ, 35 रीजनिंग और 50 GK GS थी। जीके जी से। हाँ। स्कोर कितना किए थे। स्कोर मेरा अगर देखा जाए तो वनडे एग्ज़ाम था, एक ही एग्ज़ाम था इसमें। हम्म। तो मेरा इसमें आया था 93.5 नंबर और उसके बाद नॉर्मलाइज करके लगभग 95 नंबर के आसपास था। मैथ में और रीजनिंग में, इंग्लिश में, ये सब है अलग से। देखिए, अगर मैथ की बात किया जाए तो देखिए, आप लोग भी जैसा कि जानते हैं कि अगर मैथ रीजनिंग जिस एग्ज़ाम में हो तो उसमें आपको लगभग लगभग कोशिश करना है कि अगर आपका अप्रॉक्सीमेट अगर रहे लगभग, तो लगभग लगभग 90% के आसपास आपको काट छाट के उतना स्कोरिंग करना है मैथ रीजनिंग में। क्योंकि अगर जौन से एग्ज़ाम में अगर मैथ रीजनिंग का वेटेज है तो उसमें आपका रिजल्ट अगर मेकिंग करता है तो मैथ रीजनिंग का ही। हम्म। तो मेरा 70 नंबर था टोटल मैथ रीजनिंग, हम्म। तो उसमें से मेरा 63 नंबर आया था। बाप रे। और इतना मैथ इतना स्ट्रांग, इतना अच्छा कैसे मार्क्स लाए, मतलब किस तरह बनाए फॉर्मूला, ये सब मैथ रीजनिंग दे। की बात है, जो अगर मैथ रीजनिंग की देखिए बात है तो सबसे खेल है प्रैक्टिस का। हम्म। कि मैथ रीजनिंग में आप जितनी अच्छे से प्रैक्टिस करिए हम्म। उतनी बेहतर होगा। और बात रहा GK GS का, तो वो तो सब दिन साथ चलने वाला है। अगर वो आप 2 महीना 1.5 महीना पढ़ना छोड़ दीजिएगा तो आप भूल जाइएगा, हम्म। कन्फ्यूजन होगा। और इस तरह से अगर आप GK GS को हमेशा पढ़ते रहें तभी ठीक रहेगा। लेकिन मैथ रीजनिंग में है कि आप एक बार अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट किए, उसको प्रैक्टिस किए, मॉक टेस्ट हम्म। लगाएं। हम्म। उसके बाद जब आपका स्पीड उसमें बन जाए तो आप उसे 2 महीना छोड़ भी दीजिए, 1 महीना, फिर आप 10 सेट लगातार मार लीजिए, 2 घंटा मेहनत कर लीजिए, 5 दिन तक लगातार, आपका स्पीड उतना बन जाएगा। हम्म। और मेरा इसमें ऐसा ही हुआ था। GK GS में मेरा 50 में लगभग लगभग 28 29 नंबर आया था। और इसमें लगभग साढ़े 67 या 67 साढ़े 67 नंबर के आसपास हम्म। मेरा नंबर था टोटल। उसका नॉर्मलाइज करके मेरा लगभग 95 के आसपास नंबर था। अच्छा, जो नया लड़का, जैसे फ्रेशर जिस तरह हम लोग हम्म। हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो किस तरह सिलेबस का कवर करेंगे, किस तरह आगे बढ़ाएंगे। देखिए, बात रहा कि सिलेबस का, तो सबसे पहले अगर अगर देखा जाए सिलेबस में लगभग लगभग सब एग्ज़ाम के लिए मैथ रीजनिंग और GK GS कंपलसरी है। हर एग्ज़ाम में लगभग लगभग मैथ रीजनिंग आ रहा है, हम्म। GK GS आ रहा है, हम्म। उसको तो आपको पढ़ना है। हम्म। कुछ कुछ एग्ज़ाम के लिए कि इंग्लिश का हो जाता है, हम्म। तो इंग्लिश के लिए कुछ कुछ एग्ज़ाम होता है, जैसे अब CHSL है, CGL है, उसके लिए अगर देखा जाए तो प्रॉपर आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। बाकी मैथ रीजनिंग GK GS तो हमेशा रहेगा और सभी जगह रहेगा, चाहे कोई भी रेलवे और बिहार का एग्ज़ाम ले लीजिए या फिर SSC का ही कोई एग्ज़ाम ले लीजिए, मैथ रीजनिंग तो पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, वो तो पढ़ना। तो मैथ में सबसे पहले देखिए, आप सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, हम्म। उसको बढ़िया से प्रैक्टिस करते रहिए। हम्म। प्रैक्टिस कीजिए लगातार। तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं, हम जब तैयारी कर रहे थे उस बीच हम अपने कई दोस्तों को देखे इस बीच कि वो मैथ तो कंप्लीट कर लेते हैं लेकिन रिवीजन नहीं कर पाते हैं वो। हाँ। और रिवीजन नहीं करते हैं तो इस वजह से उनका सिलेबस पे कमांड नहीं रहता है, उनसे मैथ छूट जाता है, बनता ही नहीं है। जबकि हम कई बार वो हम हमें आके बताए हैं कि सिलेबस तो हम कंप्लीट कर लिए लेकिन मैथ हमसे नहीं बनता नहीं है। बन रहा। अगर मैथ का क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आता है कि कौन से फार्मूला से बनाएं, किस तरह से बनाएं, हम कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ये वाला
प्रोसेस लगेगा। तो उसमें हम कहना चाहेंगे कि आपको ऐसा महसूस होता है तो आप सबसे पहले सिलेबस जब कंप्लीट कर लिए तो उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका पकड़ बनेगा मैथ पे। और मैथ पे जब पकड़ बनने लगेगा ना तो फिर पहले आप ये सोचिए कि जब बन रहा हो मैथ धीरे धीरे ही बनाइए। जब लगे कि हाँ लगभग सब मैथ बन रहा हो तो उसके बाद आप स्पीड लाइए प्रैक्टिस करने के साथ। और जब लगे कि ठीक ठाक मैथ बन रहा हो उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाइए उसका स्पीड लाने के लिए। और रीजनिंग के लिए फिर लाइए। रीजनिंग में तो वो है कि रीजनिंग देखिए एग्जाम में क्या होता है रीजनिंग बनता सबसे है। अगर कोई फास्ट लड़का है पूरा प्रैक्टिस के साथ है तो 30 में 29-30 तो बना ही देगा। हाँ। 28-29-30 बना देता है। अगर जो एवरेज लड़का है जिसका प्रैक्टिस कम है पूरा सिलेबस कंप्लीट है प्रैक्टिस कम है वो 25 नंबर तक चढ़ेगा। 25 ज़्यादा से ज़्यादा 26। और जो नया लड़का है जो अभी कुछ कुछ पढ़ा है 20 नंबर तो उससे भी बन जाएगा। जीके जीएस के बारे में बताइए। जीके जीएस के बारे में बता रहे हैं उससे भी उतना बन जाएगा। तो इस तरह से आपका मैथ पे पकड़ बनेगा और स्पीड उसमें आएगी। रीजनिंग का स्ट्रेटेजी बता दीजिए किस तरह तैयार किए थे, इसके बाद फिर जीके जीएस का बता दीजिएगा। रीजनिंग के देखिए बात रहा तो रीजनिंग तो आप जान रहे हैं कि लगभग लगभग सब लड़का से रीजनिंग बनता है। लेकिन अंतर बस इतना होता है कि जो पूरा प्रैक्टिस किए हुए है मोर एंड मोर देन प्रैक्टिस अगर जो किया है जिसके पास स्पीड है तो 30 में लगभग लगभग 29-30 वो भी बना देता है पूरा पूरा। अगर बहुत ज़्यादा हार्ड रहा तो एक आध क्वेश्चन नहीं बनेगा ऐसा हो सकता है। और बात रहा जो नया लड़का रहा जो जैसे मान लिया रीजनिंग किसी का सिलेबस कंप्लीट है पूरा प्रैक्टिस किया है लेकिन कुछ दिनों से प्रैक्टिस उसका छूट गया है। कुछ दिनों से अगर प्रैक्टिस में नहीं तो उससे 2-3 रीजनिंग कम बनेगा। और ये बात आप मान के चलिए कि अगर रीजनिंग और मैथ में आप जानते हुए भी अगर क्वेश्चन आपसे कोई छूट रहा है तो समझिए आप सिलेक्शन से बाहर हो गए। आप ही अगर कोई लड़का को एग्ज़ाम जैसे आप अगर कोई एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो कई बार ऐसा देखते होंगे कि जो बनने लायक क्वेश्चन रहता है वो भी छूट जाता है आपसे। और जब बाद में आते हैं एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो आप अफसोस करते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं छूटना चाहिए था। और अगर छूट गया ऐसा क्वेश्चन और अगर आप मेरिट से बाहर होंगे 2-3 नंबर से तो आपको इस बात हमेशा खलेगी कि जानते हुए क्वेश्चन को हम बना नहीं पाए और वही क्वेश्चन हमें बाहर कर दिया। तो यही होता है प्रैक्टिस का खेल कि अगर बना तो रहे हैं आप सब लेकिन अगर थोड़ा सा मिस की वजह से अगर 2-3 क्वेश्चन नहीं बना या फिर जल्दीबाजी में गलती हो गया तो आप इससे बाहर हो जाएंगे। तो रीजनिंग का भी खेल यही है कि प्रैक्टिस करिए। अब मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस इतना कीजिए इतना कर लीजिए प्रैक्टिस इतना टाइम दे दीजिए मॉक टेस्ट लगा के कि आप उसे 2 महीना टाइम नहीं भी दीजिए तो आपका स्लो होगा थोड़ा सा स्पीड। उसके बाद आप 10 दिन 15 दिन लगातार मॉक मारिए मैथ रीजनिंग का उतना स्पीड आपका आ जाएगा जितना पहले था। बात रहा जीके जीएस का तो जीके जीएस है कि वो कंटिन्यू चलने वाला सिलेबस है। उसमें अगर आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं वो चाहे साइंस हो या आर्ट्स का कोई भी पेपर हो ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स कुछ भी हो तो उसमें आपको रोज बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा उसका मॉक मारना पड़ेगा एनालिसिस को बढ़िया तरीका से देखना पड़ेगा। और एनालिसिस उसका सबसे बड़ा ज़रूरी है कि अगर आप मॉक टेस्ट मारते हैं तो उसका एनालिसिस को ठीक से देखिए क्योंकि मैथ रीजनिंग तो अगर 50 मैथ रीजनिंग है जैसे कोई भी सेट में 25 मैथ 25 रीजनिंग आप 40 42 45 तक बना रहे हैं अगर तो 5 आपसे बच रहा है तो आपको तो 5 ही देखना है उसका सोल्यूशन को 5 का देखिएगा बाकी लगेगा सब हमारे टाइम में अगर बन रहा सब तो ठीक है। लेकिन जीके जीएस जो आपसे बन गया उसका भी मॉक टेस्ट में सोल्यूशन उसका देखिए क्योंकि मॉक टेस्ट में क्या होता है कि एक्स्ट्रा फैक्ट डाल के रखता है तो उससे क्या होता है आपको बार बार रिवीजन होते रहता है। आपको ऐसा लगेगा कि जो पॉइंट हम 2 महीना या 1 महीना या 10 दिन पहले पढ़े थे आज फिर वो पॉइंट को आपको पढ़ने को मिलेगा। तो उससे क्या होता है कि रिवीजन आपका होते रहेगा कहीं आज मिला फिर 2 दिन बाद वो सेट में मिला 5 दिन बाद दूसरा किताब में मिला। उससे क्या होता है कंटिन्यू जब आप जीके को पढ़ते रहेंगे तो जीके आपका रिवीजन होते रहेगा। तो जीके को आप ये मान के चलिए कि हमेशा आपको प्रैक्टिस पे करते रहना लेकिन मैथ रीजनिंग को एक बार टाइम दे दीजिएगा बेहतर तरीका से। तो फिर आप अगर टाइम नहीं भी दे रहे हैं उसको कम भी टाइम कर दीजिएगा तो मैथ रीजनिंग ऐसा है कि अगर आपके लिए मजबूत है आप उसमें इंटरेस्ट दिखाते हैं तो आपसे स्पीड आपका कमेगा नहीं और कमेगा तो बस वही 5 सेट मारिए आपका स्पीड आ जाएगा उतना। यही जीके का तो ये स्ट्रेटजी रहेगा। बाकी और कुछ सवाल हो तो पूछेंगे हमसे सोनू जी। अच्छा आप तो सिलेबस के बारे में बता दिए। कई लड़कों का कमेंट आता है कि भैया कितने घंटे पढ़े हैं, दिन में पढ़ते हैं या रात में पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में पढ़े थे या रूम पे किए थे इतना मेहनत,
जो कि आज दरोगा बन गए हैं? अब ये कुछ अच्छे तरीके से बताइए। बात रहा जैसे कि देखिए पढ़ाई करने का, तो ये तो सेल्फ स्टडी है। आपके अंदर जितना बेहतर आप अपने आप को बना के रख सकते हैं, वो माहौल पे डिपेंड करता है, आपके मोटिवेशन पे डिपेंड करता है, और आपका जो टारगेट है उस अनुसार से आपका सोच है, सब कुछ पे डिपेंड करता है। अगर आप कोशिश करें कि अपने आप को डिसिप्लिन में रखने का और शांत माहौल में रखने का, अगर जहाँ आसपास माहौल बेहतर है वहाँ रहने का, और आप कोशिश कीजिए कि जितना हो सके उतना पढ़ें। देखिए कोई बंदा अगर कह रहा है कि हम 16 घंटा 18 घंटा या 14 घंटा पढ़ रहे हैं, तो कुछ कुछ के लिए हो सकता है, लेकिन 16 घंटा 18 घंटा आप ही बताइए, आप उतना अगर कोई पढ़ रहा है तो क्या कर रहा है, वो लगातार उतना पढ़ नहीं सकता है। अगर शरीर में एनर्जी रहे तभी तो पढ़ेगा। अगर 16 घंटा कुछ कोई पढ़ रहा है, अब बात रहा पढ़ाई करने का, तो वही अगर 16 घंटा कोई क्या पढ़ सकता है। आप 8 घंटा पढ़ रहे हैं, डिसिप्लिन में रह के पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, बेस्ट है। 8 घंटा अगर आपसे लग रहा है कि 8 घंटा नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं, 6 घंटा हो रहा है। कोई दिन 8 घंटा होगा, कोई दिन 10 घंटा होगा। जब आप रफ्तार पकड़ लेंगे तो आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि कितना घंटा पढ़ना ठीक होगा। आपको लगेगा 8 घंटा में हम सब कुछ कवर कर रहे हैं, तो वो बेस्ट है। लेकिन अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखिए और कोशिश करिए खुश रखने का, कि हाँ हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं। और अलग बलग से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। अलग बलग से कैसा माहौल चल रहा है वो माहौल में रहना है। अगर कोई सीनियर है तो उनसे थोड़ा बहुत जानकारी लेते रहना है। क्या पता, हो सकता है कुछ आप जान रहे हैं, लेकिन वो जो जान रहे हैं हो सकता है आप ना जान रहे हो, तो उनसे कुछ सीख लें। तो हर तरीक़ा से बना के रखना है। बाकी बात रहा ये सर सोनू जो पूछें कि रात में पढ़ना उचित रहता है दिन में। या दिन में पढ़ना उचित रहता है, तो देखिए हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग का जो माहौल बेस्ट लगे उसमें पढ़ सकते हैं। शाम में पढ़िए, रात में पढ़िए, सुबह में पढ़िए, दिन में पढ़िए, कभी भी पढ़ सकते हैं आप। और बात रहा मेरा, हम अपना स्ट्रेटजी बताते हैं। तो हम 11 बजे, रात की बात बता रहे हैं, 11 बजे तक खाना खा के हम पढ़ने बैठते थे, और सुबह तक हम पढ़ते थे लगभग 7 बजे तक, 7-8 बजे तक, लगभग 7 बजे तक मान लीजिए कि पढ़ते थे। 8 घंटा पढ़े, उसके बाद हम उठते थे, 1-1.5 घंटा इधर उधर घूमें, फ्रेश व्रेश हो के खाना वाना बना के खाएं, 12 बजे तक सो जाते थे। दिन में 12 बजे सोते थे, और उसके बाद शाम में 6 बजे 7 बजे तक हम उठते थे। 6-7 बजे तक उठे, 6-7 बजे तक उठे, उसके बाद फिर खाना वाना बनाए खाएं। बीच में 6-7 बजे तक उठे जैसे शाम में, उसके बाद खाना वाना बनाए खाएं, फिर पढ़ने बैठ गए 11 बजे रात में। 11 बजे रात में फिर वही पढ़ने बैठते थे। तो जैसे मेरा शेड्यूल था 8 घंटा लगातार बैठने का, तो 8 घंटा बैठते थे। तो ऐसा नहीं कि हम 8 घंटा लगातार पढ़ ही रहे हैं, हम बीच में 5-10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए सोते थे। और एक बात, हमारे जो रूममेट रहते थे वो भी पढ़ता था, तो उनको ऐसा लगता था कि तुम 10 मिनट के लिए कैसे सो जाता है। तो अगर आपका दिन में जब नींद पूरा होगा ना, तो आप अलार्म लगा के अगर 10 मिनट 15 मिनट के लिए सो सकते हैं। थोड़ा होता है उस नींद में नहीं जाता है, हाँ हाँ सर। आँख को थोड़ा आराम मिल जाता है, माइंड को थोड़ा आराम मिल जाता है, ये हाँ होता है। होता है। कभी मान लिया जाए कि 1-1.5 घंटा पढ़े, रात में थोड़ा उठ के घूम लीजिए। रात में पढ़ने से क्या होता है, माहौल शांत रहता है, मोबाइल का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं रहता है, अलग अलग रूम का कोई शोर शराबा नहीं रहता। सुकून से आप शांति से पढ़ेंगे, और सुबह तक होते होते आपका शरीर पूरी तरीक़ा से थक जाएगा। आप 1-2 घंटा इधर उधर घूम घाम के रेस्ट लीजिए, खाना वाना खाइए, सो जाइए। दिन में हल्ला ज़्यादा होता है। अगर किसी को लगता है कि हम दिन में ज़्यादा कंफर्ट करते हैं, तो वो दिन में पढ़ाई करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सिलेक्शन लेने वाला सभी रात में ही पढ़ाई कर रहे हैं, सही ऐसा है। भी बात नहीं है। हाँ हाँ, और ऐसा भी बात नहीं, कोई निश्चित नहीं है। और बात रहा रूम में और लाइब्रेरी में, तो हाँ। हम लाइब्रेरी में कुछ दिन गए थे, लेकिन हमें उससे ज़्यादा बेस्ट लगा था कि अपने रूम में पढ़ाई करना। क्योंकि हम शांत माहौल में अपने आप को जब डिसिप्लिन में रखेंगे, तो जगह और टाइम कोई मायने नहीं रखेगा। आपको खुद लगेगा कि कोई कुछ भी कर रहा है, हमें बस पढ़ना है। लाइब्रेरी में कौन जाता है, जिसे लगता है कि हमें 1.5 GB कम पड़ रहा है, हैं? हाँ। वो लाइब्रेरी जाता है। अगर पढ़ाई करेंगे तो आपको 1.5 GB कम नहीं लगेगा। आप 500 MB में आप रील देख सकते हैं, और 1 GB पढ़ाई के लिए काफ़ी होता है। और क्या कितना दिन तक आप 1 GB करके पढ़ाई कीजिएगा। जब आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा ना, तो 1.5 GB जो रहेगा उसमें 1200 MB लड़का रील देख के ही ख़त्म करता है। 300 MB ज़रूरत का चीज़ देखा, बाकी छोड़ दिया। सेल्फ स्टडी करने में क्या, कहीं आपको डाउट हुआ यूट्यूब खोल के देखें, गूगल पे सर्च मारें, उससे ज़्यादा और क्या ही कर सकते हैं। तो कोई बात नहीं, हम ऐसा नहीं कहते हैं कि मोबाइल को भी लेकिन कंट्रोल से चलाया जाए। रील्स देखते थे कि नहीं? हाँ, रील्स देखिए, ऐसा नहीं है कि हम नहीं देखते हैं रील हाँ। देखते थे, लेकिन
क्या होता है कि वैसा नहीं है कि हम उसको आधार बना लिए हैं कि हमारा वही व्यवसाय है, वही हमारा जरिया बना के रखिए। हाँ, उसको आप व्यवसाय मत बनाइए कि हाँ हमें बार-बार देखना है, उसको ज़रिया बनाइए कि हम अपने पढ़ने के बीच 10 मिनट रेस्ट लिए, चलो थोड़ा-सा एक गाना सुन लेते हैं। रील देखते हैं उससे बेहतर है कि कान में हेडफ़ोन लगाइए, ईयरफ़ोन लगाइए, सब तो रखते ही होंगे। हाँ, हाँ। या फिर एक कोई बढ़िया सा सॉन्ग जो आपको इंटरेस्ट लगे, भोजपुरी हो, हिंदी हो या कोई म्यूज़िक हो, बजा के रिलैक्स होके सुनिए, उसका आनंद लीजिए मस्त से 5-10 मिनट, हुँ, उसके बाद फिर पढ़ाई पे आ जाइए। और पढ़ाई को इतना इंटरेस्टेड बना दीजिए कि आपको लगे कि हम बस, क्योंकि देखिए भाई, अगर आप यहाँ से निकल गए हैं तो यहाँ आपको आपको कुछ और दुनिया लग रहा है। जब सेलेक्ट आप होएंगे, मेरिट में आपकी नाम आएगी, उसके बाद समाज आपके ऊपर एक अलग जिम्मेदारी देगी और एक अलग जिम्मेदार इंसान आपको समझेंगे। उसके बाद आपको जो खुशी मिलेगी और उसके बाद आपका जो पहचान बनेगा, वो अभी आप नहीं सोच सकते हैं। वो जब हुँ, सेलेक्ट होता है ना कोई, उसके बाद उसका जो अनुभव होता है वो पता चलता है। अभी आप कल्पना कर सकते हैं लेकिन रियलिटी आप नहीं जी जी पाइएगा वो ज़िंदगी। लेकिन जब सिलेक्शन होगा, उस समय आपको पता चलेगा कि मतलब कल तक जो आपको देखना नहीं चाह रहा था, आज वो आपको एक ज़िम्मेदार इंसान समझ के अपनी परेशानियों को बताएगा कि तुम समझो, ऐसा हुँ। करना है, ये करना है, तुम ही कर सकते हो। तो ऐसा है, मेहनत से पढ़ाई कीजिए और बस बाकी दोस्त वगैरह सब है, ऐसा नहीं है, सब कुछ मस्ती करके चलिए, ठीक है। गर्लफ्रेंड है देखिए। नहीं, देखिए अगर बात रहा गर्लफ्रेंड का, तो हम बात करते थे 1-2 से, 2-3 हाँ, हैं, लेकिन वैसा वाला नहीं। दोस्त में जैसा हुआ ना कि हम लोग 3-4 दोस्त हैं, 2-3 लड़की उसमें से शामिल है, हुँ, बस उस तरीक़ा से चलता था। बाकी हाँ, ऐसा नहीं, देखिए गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, हुँ, मोबाइल हो, कोई डिस्ट्रैक्शन का कारण वही तभी होता है जब वो लगे कि ज़रूरत से ज़्यादा एंट्री कर रहा है तब। हाँ, मोबाइल ही अपने आप से आप देख लीजिए, आप मोबाइल, ऐसा तो नहीं है कि कोई मोबाइल किसी का पास नहीं है तो नहीं बिगड़ गया है। हुँ, जो बिगड़ने वाला है, जिसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, मोबाइल नहीं है, वो भी बिगड़ गया वो है। भी बिगड़ कुछ गया। नहीं मानता अपने बात को, वो उसको अपने आप में लगता है हम ही ठीक है। हाँ, तो बस कुछ भी रहे, समय के अनुसार से सब ठीक है। पढ़ाई कीजिए, टाइम ठीक से दीजिए, लेकिन आप जो कर रहे हैं हुँ, उसको ईमानदारी से आप टाइम दीजिए। हुँ, आपको लग रहा है, लेकिन हाँ, ये बात हम बताते हैं एक चीज़ कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करके आप पढ़ाई कीजिए, आपको टारगेट जल्दी मिलेगी। हुँ, ये बात होगा। और अपने आप को जितना डिसिप्लिन में रखेंगे, आपको उतना मोटिवेशन मिलेगा। हुँ। इसके बारे में बाकी सोनू जी पूछेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ फिर क्या पूछेंगे, बोलिए। अब कैसा महसूस हो रहा है जैसे आप मेरिट में जब नाम आया, तो घर में क्या माहौल था, गांव में क्या माहौल हो गया था? जैसे कि देखिए, हम्म, जब हम दरोगा बने, जिस दिन हम्म, मेरिट आया तो हाँ, उस दिन तो पता नहीं चला शाम में आया मेरिट। अगले दिन जब सबको पता चला तो सबका कॉल आने लगा। तो फिर बताया ना कि सब हमें एक जिम्मेदार लड़के के रूप में देखने लगा। सब मोटिवेशन होता है ना, अगर समाज में अगर सब लड़कन सब तैयारी अगर स्टूडेंट कर रहा है, तो उसे ऐसा लग रहा है कि अगर सेलेक्ट होते रहता कोई, हम्म, तो उसको ऐसा लगता है कि भैया सेलेक्ट हो गए हैं, हम्म, अब हम भी तैयारी करेंगे। अगर कोई माहौल से, कोई मोहल्ला से अगर 2 साल 3 साल 5 साल तक कोई सेलेक्ट ना हो तो ऐसा क्या लगेगा, हम्म, डिमोटिवेट होता है लड़का। डिमोटिव आप ही देखिए, अगर आपके अलग बलग अगर कोई भाई हों, दोस्त हों, अगर वो सेलेक्ट होता तो आपके अंदर क्या जुनून लगता उस समय, साला जल्दी से मेहनत करेंगे, जल्दी से हमें निकलना है। वो कब तक रहता है आपको आपके अंदर, वो महसूस करते हैं आप 1 से 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, उसके हाँ, बाद धीरे धीरे वो आपका मोरल डाउन हो जाता है। लेकिन आप कोशिश कीजिए, आप टारगेट को जब सेलेक्ट कीजिएगा ना, तो दूसरा का मोटिवेशन, दूसरा जब कोई सेलेक्ट होगा तो वो आपको मोटिवेशन से ज़्यादा मोटिवेट आपको मिलेगा आपके टारगेट को लेके। हम्म, इसीलिए आप अपने टारगेट को फोकस कीजिए, अगर कोई सेलेक्ट हो रहा है तो बस उसे बधाई दीजिए और बाकी अपनी तैयारी पर लगे रहिए। और और आपका ड्रीम क्या था बनना, जैसे कि आप सीजीएल में भी क्लियर किए हैं, बस मेरिट में छठे हैं? जैसा कि देखिए, हम सीजीएल का तैयारी करते थे हम्म, और ऐसा नहीं कि हम केवल सीजीएल को लेके आए थे कि हमें सीजीएल ही लेना करना है। हम्म, मैथ रीजनिंग को हम कंप्लीट किए, उसके बाद इंग्लिश पढ़े हम, उसके बाद हम जीके जीएस पढ़े। तो मेरा 2 बार जीडी में रिजल्ट हुआ। एक बार 2021 का जीडी हुआ और एक बार 2022 का जीडी हुआ। फिर 2023 में हमारा सीएचएसएल में रिजल्ट हुआ। तो हम्म, उसमें मेरा जीडी में जब 2 बार रिजल्ट हुआ तो हम फिजिकल के लिए नहीं गए, क्योंकि हम उसमें बहुत पतले थे और चेस्ट मेरा पूरा नहीं होता था और मेरा वो होता है ना एक शौक, वैसा नहीं था। एग्ज़ाम में जब बैठ जाते थे उस समय तो हम छोटा थे, तो लगा कि मोटिवेशन मिलता था थोड़ा कि मेरा तैयारी चलो ठीक दिशा में जा रहा है। तो उसमें अब रनिंग में दोनों बार नहीं गए हम्म, और एक बार सीएचएसएल में हुआ तो उसका मेंस दिए, तो लगभग 20 नंबर से मेरा नंबर कम गया, 20 नंबर, तो हाँ, उसमें हम पीछे रह गए।
फिर सीजीएल मेरा हुआ 2024 वाला, तो उसमें मेंस में मेरा नंबर फिर कम गया। उसमें मेरा नंबर शायद 305 नंबर था। तो सीजीएल 2024 में भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद कुछ दिनों के बाद आरपीएफ का एसआई का रिजल्ट आ गया 3 मार्च को, तो उसमें मेरा रिजल्ट हुआ। फिर आरपीएफ कांस्टेबल का रिजल्ट आया, उसमें भी रिजल्ट हो चुका है, और उसका रनिंग मेरा 24 अक्टूबर को है। आरपीएफ कांस्टेबल में रिजल्ट हो कांस्टेबल में रिजल्ट हो गया है। देखिए, आपका अगर मैथ रीजनिंग का तैयारी अगर आप अपने तरीका से बेस्ट कर लीजिएगा, हाँ। तो आपको कोई भी एग्ज़ाम में बैठ जाइए, आप कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। तो मैथ रीजनिंग हम अपने आप पे इतना मजबूत कर लिए, इतना ठीक से, कि हमें ऐसा लगता था कि हम अगर मैथ रीजनिंग का वेटेज कोई एग्ज़ाम में 50% से ज़्यादा है तो हम उसमें रिजल्ट कर देंगे। हमें ऐसा लगता था, और लगता कि लगेगा ही क्यों नहीं। अगर आप भी ऐसा मजबूत कर लीजिए, अगर आप मेहनत से, तो आपका हर एग्ज़ाम में रिजल्ट होगा। अगर कुछ एग्ज़ाम में नहीं होगा तो आपको वहाँ डिमोटिवेशन नहीं मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि कोई बात नहीं, साला ये सब गलती की है, अगली बार ये गलती नहीं करेंगे। लेकिन जीके जीएस को लेके चलना है, मीडियम बना के रखिए कि औसतन 50% तक नंबर आप जीके जीएस में उठा लें। बाकी मैथ रीजनिंग ही आपको साथ देगा। अगर किसी का जीके जीएस बेहतर है, मैथ रीजनिंग कमज़ोर है, तो फिर उसके लिए जीके जीएस वाला, जैसे बिहार एसआई है, बिहार पुलिस है, ये सब ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आजकल तो देख रहे हैं आप भी कि बिना मैथ रीजनिंग के कहीं नहीं है। मैथ रीजनिंग का साफ कहना है कि हमें छोड़कर कहाँ जाओगे, जहाँ जाओगे हम ही को पाओगे। तो इस बात को आप भली भांति जान लीजिए कि मैथ रीजनिंग को आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जीके के सहारे कब तक चलेंगे। सबसे पहले आप मैथ रीजनिंग क्लियर किए थे ना? हाँ, सबसे पहले मैथ को कंप्लीट किए, प्रैक्टिस किए। जब प्रैक्टिस किए तो हमसे मैथ बनता नहीं था, तो हमें लगता था वो सब सामना करता है उस परिस्थिति को, उसको लगता था, हमें उस समय लगता था कि कैसे बनेगा। तो हम अपने नोट्स को रिवीजन करते थे, फिर भूल गए, फिर सिलेबस पढ़े, फिर प्रैक्टिस किए। उसके बाद धीरे धीरे मॉक टेस्ट लगाएं, बनाते 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 फिर स्पीड आया, फिर लगातार स्पीड बना गया। नोट्स जो बोले थे, नोट्स किस तरह बनाए थे? हम नोट्स को बनाए थे, जैसे एक होता है ना कि सर जैसे पढ़ा रहे हैं तो उसका सोल्यूशन हम लिख लेते थे, और बाकी सर का नोट्स में क्वेश्चन रहता था, उसका सोल्यूशन हम कॉपी में लिख लिए। और कुछ दिनों के बाद वो जैसे रेशियो खत्म हुआ एक चैप्टर मेरा, 1 मंथ के बाद जैसे एवरेज दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ, तो 1 मंथ के बाद हम रेशियो का प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते थे। तो रेशियो का प्रैक्टिस करना जब स्टार्ट किए, तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन हमसे नहीं बन रहा है। अब नहीं बन रहा था, हमें लग रहा था उस समय तो बन गया था, अभी क्यों नहीं बन रहा है। तो हम, कोई उपाय नहीं है, तो सबके साथ ऐसा होता है। तो उस समय अपना नोट्स हम खोल के देखते हैं तो उसका सोल्यूशन क्या है, तो सोल्यूशन उसका देखें, फिर हमसे बन गया। तो एक बार ऐसा हुआ, फिर दूसरा बार जब रिवीजन करने लगे, तो हो सकता है पहला बार में 50% क्वेश्चन में अटक गए हूँ, दूसरा बार बना रहे हैं तो 20% क्वेश्चन फिर नहीं बन रहा है हमसे, तो फिर उसका सोल्यूशन देखते थे। उस तरह से 2-3 बार हम प्रैक्टिस किए थे। आप भी अगर कोई भी हो, कोई भी अगर नोट्स है उसको आप 3 बार ईमानदारी। पोस्टिंग मेरा साउथर्न जोन चेन्नई में हो गया, क्योंकि मेरिट जब बना तो उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस, जोनल प्रेफरेंस डलवाया, तो हम अपना जोनल प्रेफरेंस डाल दिए, और रिजल्ट हुआ मेरा जनरल से। तो जनरल से रिजल्ट हुआ तो जनरल का ही सीट मिलेगा, तो जनरल की कैटेगरी में हम सबसे नीचे पायदान पे थे, तो हमें साउथर्न जोन मिल गया। कोई बात नहीं, जहाँ भी है बढ़िया है। तो वही मेरा जो पोस्टिंग हुआ है, चेन्नई पोस्टिंग हुआ है, उसके बाद अब कुछ दिनों के बाद ज्वाइनिंग पे वहीं पे जाना है। तो आप दरोगा बन गए हैं, तो माहौल तो पूरा एकदम गर्म हो गया होगा। तब शादी ब्याह के बारे में बताइए, कब कर रहे हैं शादी? देखिए, शादी भी है, वो तो लाइफ का एक पार्ट है ना। तो वीडियो आओ। शादी जो है तो लाइफ का एक पार्ट है, और सबसे पहले हमें था कि हम लोग को अपना अचीवमेंट हासिल करना था, और वो तो हो गया है। अब शादी तो होगा, धूमधाम से होगा, दोस्तों के बीच मस्ती से होगा, और बस आप लोग भी सेलेक्ट होइए और जितना एंजॉय है कीजिए, उसके बाद शादी करके शादी का आनंद लीजिए। नया लड़का जैसे तैयारी कर रहा है, जैसे अभी स्टार्ट किए, जैसे हम लोग भी स्टार्ट किए हैं, तो कुछ अंतिम जाते जाते टाइम बता दीजिए। जैसे आप लोग देखिए, अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं तो वही बोल रहे हैं कि सिलेबस को पहले ध्यान में रखिए, और सिलेबस के अगर कोई भी एक एग्ज़ाम को टारगेट करना अभी बेहतर नहीं है। एक एग्ज़ाम को टारगेट करने से बेहतर है कि आप अपने सिलेबस को टारगेट कीजिए, कि मैथ रीजनिंग आपको हर हालत में पढ़ना होगा, जीके जीएस हर हालत में आपको पढ़ना होगा, तो इतना तो आपको करना ही होगा। अगर बाकी रहा एसएससी में बात आने का, तो इंग्लिश भी पढ़ना होगा। तो अगर इंग्लिश को साइड भी कर दिया जाए तो मैथ रीजनिंग और जीके जीएस तो पढ़ना ही होगा। कोई भी एग्जाम के लिए पढ़िए, आप ग्रुप डी के लिए पढ़िए, एनटीपीसी के लिए पढ़िए। एनटीपीसी में देखिए इस बार हम मेंस दिए हैं, भुवनेश्वर जोन था,
तो इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इससे बेहतर है कि आप किसी एग्ज़ाम को टारगेट ना कीजिए, आप सिलेबस को टारगेट करके जब कंट्रोल कर लीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए कि हम कौन से एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। जो मेरा प्रैक्टिस है, जो मेरा लेवल है मैथ रीजनिंग और जीके जीएस का, किस लेवल के लिए उचित है। ऐसा तो नहीं है कि आप जिस एग्ज़ाम को टारगेट करेंगे वही एग्ज़ाम में एग्ज़ाम दीजिएगा जाके। हर एग्ज़ाम में आपको अटेंड करना है, इसीलिए आप सिलेबस को टारगेट कीजिए, एग्ज़ाम को नहीं। तो जैसे आपका पार्टनर यही छोटू थे, तो आप लोगों को बता देते कि सूरज जी के पार्टनर छोटू ही थे। तो हम इनके पार्टनर के बारे में बताते हैं। इनका स्टेनो में पीटी हुआ है, मेंस नहीं हो पाया है, अगला बार हो जाएगा। नहीं, कुछ बोलिए। क्या बोले हम? कुछ भी बोलिए, इन्हीं बारे में कुछ दो शब्द बोल दीजिए। जैसे ये जब स्टार्ट किए थे प्रिपरेशन को, तो छोटू हमसे पूछे थे हाँ। कि किस तरीक़ा से हम अपने तैयारी को करें। तो जिस अनुसार से इनका मैथ का लेवल ज़्यादा वीक था, इनको इंटरेस्ट नहीं है, अभी कहते हैं कि हमें मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, तो इनको हम बताएं कि अगर आपको लगता है मैथ में इंटरेस्ट नहीं, तो अभी ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है स्टेनो के सिवाय जिसमें मैथ ना पूछता हो। और मैथ का वेटेज अच्छा खासा रहता है सब एग्ज़ाम में। और अगर किसी में 10 भी है तो आप इतना जान लीजिए कि अगर आपसे मैथ नहीं बनेगा तो आपका उसमें रिजल्ट लगभग कम संभावना है कि कम है। बहुत मुश्किल हो जाता है, आपसे मैथ नहीं बन रहा है और हर लड़का मैथ बनाने के लिए भी तैयार है, तो आपका 10 नंबर वो कहाँ जाएगा। जीके जीएस में आपको मेंटेन करना होगा, और जीके जीएस का सिलेबस तो जान रहे हैं, कभी अचानक ऊपर कभी अचानक नीचे। और नीचे होगा तो सब बनाएगा, लेकिन ऊपर होगा तो आप भी फंस जाइएगा। तो इनको हम सलाह दिए कि स्टेनो का तैयारी कीजिए। तो ये स्टेनो का एग्ज़ाम दिए हैं, बिहार स्टेनो हुआ था कुछ दिन पहले, 305 वाला, उसमें मेरा भी रिजल्ट हुआ था, इनका भी रिजल्ट हुआ था। लेकिन ये स्टेनो जानते थे और हम स्टेनो में स्पीड नहीं था, हम जानते हैं स्टेनो लिखना, लेकिन मेरा स्पीड नहीं है स्टेनो में, तो हम मेंस देने नहीं गए। ये मेंस देने गए थे, लेकिन ये मेंस के टाइपिंग में फिर फेल कर गए, क्योंकि उसमें एरर तो 7% रहता है और इनका एरर जो है 7% से कहीं ज़्यादा हो चुका था। तो इस तरीक़ा से हम लोग का चल रहा था तैयारी। तो ठीक है, तो सारा क्वेश्चन पूछ ही लिए, तो आप लोग भी कमेंट में पूछिएगा। तो इनसे बात होते रहते हैं सूरज जी से, तो पूछ लेंगे हम लोग, फिर अगला वीडियो बना सकते हैं। तो बाय बाय। और बाकी अपना ध्यान रखिए आप लोग, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।